Hello students, I am Sandhya Chavria. Today we will continue a lesson for the students of class 12. This lesson is from your economics book and the name of the lesson is poverty. In the last video I have already explained you about the measures to reduce poverty, in which we have completed 6 points. Now we will start from the 7th point, that is employment programs. Employment generation and poverty eradication are interrelated. Some important employment programs for poverty eradication are as under. अब जो है जैसे कि हमने देखा कि पॉवर्टी जो है वो इंक्रीज होने का जो रीज़न है, सबसे बड़ा रीज़न है दैट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए और पॉवर्टी को दूर करने के लिए जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लोगों को जो है इनकम मिले, और इसीलिए ये एम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी रेडिकेशन ये एक दूसरे से रिलेट करते हैं, और इसीलिए इम्पॉर्टेंट एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स पॉवर्टी को दूर करने के लिए हमें नीचे दिए हुए हैं, जिसमें पहला है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। During the sixth five-year plan, various agencies started different programs for rural poor. All these programs were merged in IRDP and on 2nd October 1980. The main objective of IRDP is to encourage poor families for self-employment so that they can get more income to rise above the poverty line. अब जैसे कि हमने देखा कि सिक्स्थ फाइव प्लान जब चल रहा था तो बहुत सारी ऐसी एजेंसीज थी जिन्होंने रूरल पुअर के लिए अलग अलग प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट किया, और ये सारे प्रोग्राम जो है 2 अक्टूबर 1980 में मर्ज किए गए एक आईआरडीपी प्रोग्राम से। और आईआरडीपी का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो क्या था कि जो पुअर फैमिलीज़ हैं उनको हम encourage करें, जैसे कि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट रिसीव कर सकें और पॉवर्टी लाइन से ऊपर आने के लिए, राइज अप होने के लिए उनकी इनकम को हम जनरेट कर सकें। This program focus on few special groups which include small and marginal farmers, एग्रीकल्चर लेबरर्स एंड रूरल आर्टिसंस। एक्चुअली इस प्रोग्राम पे ज़्यादा फोकस किस पे किया गया? स्पेशल ग्रुप पे, और स्पेशल ग्रुप में कौन था? स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, ठीक है, एग्रीकल्चर लेबरर्स एंड रूरल आर्टिसंस। दिस वे आईआरडीपी प्रोग्राम इज़ नोन एज एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम। तो इस तरीके से आईआरडीपी प्रोग्राम को एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम बोला गया, क्योंकि हमने क्या देखा इस प्रोग्राम के तहत जो है जो छोटे मोटे मार्जिनल फार्मर्स थे, जो अलग अलग टाइप के पुअर पीपल्स थे, उन पे फोकस किया गया कि उनकी इनकम बढ़ सके, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट रिसीव कर सके, इसीलिए उनको एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम बोला गया। फॉलोइंग प्रोग्राम्स वर इंक्लूडेड इन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। अब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड कौन कौन से प्रोग्राम थे उसकी एक लिस्ट हमें दी हुई है, दैट इज आईआरडीपी, जिसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। देन है TRYSEM, ट्राइसम भी बोल सकते हो आप इसको, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ एंड फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। DWCRA यानी डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड इन रूरल एरियाज। देन है MWS यानी मिलियन वेल्स स्कीम। सिट्रा, सप्लाइंग इम्प्रूव टूल किट टू रूरल आर्टिसंस। देन है गंगा वेलफेयर स्कीम। तो ये 6 ऐसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम थे जिसके थ्रू इन पुअर पीपल, मार्जिनल फार्मर्स, एग्रीकल्चरल लेबर एंड आर्टिस्ट जो लोग थे उनको क्या किया जाता था? उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट रिसीव कर सकें, इसी तरीके से उनको ट्रेनिंग देना, अलग अलग टाइप की हेल्प दी जाती थी। ऑन 1 अप्रैल 1999 IRDP and other programs integrated with it were merged and named as Swarna Jayanti Gram Swarozgar Yojana. Under this scheme, in rural areas, apart from development of small trade, self-help groups were also provided infrastructure facilities, technology, loan facility, market for final goods to the rural poor. अब जैसे कि 1 अप्रैल 1919 में जो ये हमने आईआरडीपी देखा, ठीक है, और ये जो बाकी के प्रोग्राम्स देखे, ठीक है, ये टोटल 6 जो हमने प्रोग्राम्स देखे, इन प्रोग्राम्स को मर्ज किया गया, यानी एक मिक्स किया गया इन प्रोग्राम्स को, और एक नया प्रोग्राम बनाया गया जिसका नाम दिया गया स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। यानी ये 6
इकट्ठा किए गए, इन 6 योजनाओं को इकट्ठा करके एक ही योजना बनाई गई, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। अब इस स्कीम के अकॉर्डिंग जो रूरल एरिया में रहने वाले जो लोग थे उनको छोटे छोटे बिजनेस कराना, इस तरीके से डेवलपमेंट करने के साथ साथ उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप दी जाती थी, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, टेक्नोलॉजी, लोन फैसिलिटी या रूरल पुअर्स को फाइनल गुड्स प्रोवाइड करना, उसके लिए मार्केट प्रोवाइड करना, ऐसी कोशिशें की जाती थी इन प्रोग्राम्स के अकॉर्डिंग। तो यानी हम श्योर इन शॉर्ट हमने देखा अब तक एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम में पहला पहला इम्पॉर्टेंट था सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यानी वो खुद ही ऐसी एक्टिविटी कर सकें कि खुद को ही एम्प्लॉयमेंट मिल सके, यानी वो खुद खुद के ऊपर डिपेंडेंट, सेल्फ डिपेंडेंट बोलते हैं ना, सेल्फ डिपेंडेंसी वो सीख सकें, इस तरीके से ये प्रोग्राम से। सेकंड, एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स में आता है वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम। दीज प्रोग्राम्स आर अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी of poverty eradication and has multiple objectives. In Wage Employment Scheme, focus was on those poor who do not have any other source of income than physical labor. These schemes do not only provide self-employment in the slack season, but also employment during floods, drought, scarcity, and other natural calamities. Under these schemes, infrastructure services developed in rural area, it is tried that laborers should get proper salaries. Wage employment scheme included Jawahar Rozgar Yojana and Employment Assistance Scheme. तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट स्कीम, वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम के अकॉर्डिंग पॉवर्टी इरेडिकेशन के लिए इसमें बहुत सारे मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स रखे गए, यानी इन्होंने वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम में उन लोगों को, उन पुअर पीपल्स को ज़्यादा फोकस किया जिनके पास कोई इनकम का सोर्स ना हो, यानी इनकम वो अर्न ही नहीं कर रहे हैं और फिजिकल लेबर के अलावा वो काम भी नहीं कर पा रहे हैं। तो उन स्कीम्स, इस स्कीम के अकॉर्डिंग उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सिर्फ भाई हम ऐसा बोल सकते हैं स्लैक सीजन, यानी जहाँ पे ऑलरेडी अच्छा खासा सीजन चल रहा है ऐसे में ही नहीं, बल्कि सपोज सीजन थोड़ा ठीक ठाक है, जैसे कि फ्लड सिचुएशन है, ड्रॉट है, स्कैरसिटी हो रही है, नेचुरल, उन सिचुएशन में भी इनको एम्प्लॉयमेंट मिल सके, यानी इन वर्स्ट कंडीशन में भी इनको एम्प्लॉयमेंट मिल सके। इसीलिए इस स्कीम के अकॉर्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज जो है डेवलप की गई रूरल एरियाज में। इसके अलावा एटलीस्ट ये लेबरर्स प्रॉपर सैलरीज रिसीव कर सके, ये ध्यान रखा गया, और जिसमें अलग अलग प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट किए, जिसमें पहला था जवाहर रोजगार योजना, सेकंड था एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंस स्कीम। तो यहाँ पे हमने देखा बिकॉज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम जो है ऐसे लेबरर्स, ऐसे पुअर पर्सनालिटीज जो सिर्फ फिजिकल लेबर कर सकते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज कर सकते हैं, उन्हीं को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। In the decade of 90s, employment generation in organized sector was stagnant, and in public sector, negative growth was noticed. On the other hand, unemployment rate was rising fast. On this situation, Prime Minister Rozgar Yojana was started for self-employment with the objective of starting ventures to provide employment to the educated unemployed. अब प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, नाम ही क्या है, रोजगार दे रहे, रोजगार मतलब एम्प्लॉयमेंट। तो प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना एक्चुअली 90s के डिकेड में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है ऑर्गेनाइज सेक्टर में एकदम स्टेगनेंट था, और पब्लिक सेक्टर में इसका नेगेटिव ग्रोथ जो है नोटिस किया गया। तो उन सरकमस्टांसेस में ऐसी सिचुएशन हो रही थी, यानी आप देख सकते हो कि ऑर्गेनाइज सेक्टर है वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बिल्कुल स्थिर रह रहा है और नेगेटिव ग्रोथ दिख रहा है। दूसरे साइड अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना फास्ट लेवल पे बढ़ रहा था। तो इस सिचुएशन से निकलने के लिए प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना जो है वो स्टार्ट किया गया, और ये जनरली इसका ऑब्जेक्ट क्या था, ये इसका ऑब्जेक्ट था कि जो अनएम्प्लॉयड पीपल हैं उनको वो एम्प्लॉयमेंट दे सके, और ख़ास एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड पीपल हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सके, यानी उनका टारगेट जो है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर था। तो इस तरीके से जो है इसमें भी एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स दी गई जैसे कि लोगों की पॉवर्टी लेवल जो है वो डिक्रीज हो सके। नेक्स्ट था नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2050।
2005, जिसे NREGA बोला जाता था. In the year 2005, National Employment Guarantee Act was accepted with the objective of creating assets through public construction activities and to provide employment to one person per family of minimum 100 days to rural or urban poor as well as lower middle class families. In 2009, NREGA was reformed as महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसमें MG ऐड किया गया, महात्मा गांधी. तो यानी ये एक्ट जो था, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, तो यहाँ पे देखो वर्ड ही क्या आ रहा है, गारंटी. तो गारंटी एक्ट है, यानी एटलीस्ट एम्प्लॉयमेंट की यहाँ पे गारंटी मिल रही है. तो ये इसकी शुरुआत कभी, ईयर 2005 में. तो ईयर 2005 में इस स्कीम के अकॉर्डिंग ये एक्ट एक्सेप्ट किया गया, जिसमें ये ऑब्जेक्ट रखा गया कि एक साइड गवर्नमेंट क्या करेगी, पब्लिक कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में अपनी असेट्स को क्रिएट करेगी. जैसे कि सपोज मैं बोलूँ रोड कंस्ट्रक्शन हुआ, ठीक है, तो रोड कंस्ट्रक्शन का काम जो है गवर्नमेंट कराएगी, तो रूरल एरियाज में ये रोड भी डेवलप हो जाएंगे. दूसरे साइड अब समझो रोड डेवलप हो रहे हैं जिस वक्त, उतने ही लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, क्योंकि रोड कंस्ट्रक्शन ऐसे ही थोड़ी ना होगा, जो लेबरर्स होंगे वो कुछ काम करेंगे, ऐसे ऐसे करके लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा. और यहाँ पे गारंटी के अकॉर्डिंग एक फैमिली में से एक पर्सन जिसको मिनिमम एटलीस्ट 100 डेज के लिए काम मिलना चाहिए, यानी रूरल एरिया में रह रहा है वो, या अर्बन एरिया में रह रहा है, या कोई भी लोअर मिडिल क्लास फैमिली का पर्सन है, एटलीस्ट एक ईयर में जो है 100 डेज मिनिमम उनको काम मिलना चाहिए, ये स्कीम में गारंटी दी गई. और आफ्टर दैट 2009 में इसमें कुछ अमेंडमेंट्स यानी चेंजेस किए गए, रिफॉर्म्स लाए गए, और इसका नाम ही चेंज कर दिया गया और नाम रखा गया महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. तो नेक्स्ट है दैट इज हाउसिंग स्कीम. In India, still a majority of poor people dwell in semi-stable or temporary houses with an objective to provide proper dwelling to poor. In the year 1985-86, Indira Awas Yojana was started for the families below poverty line and scheduled castes, scheduled tribes. Moreover, in 2013-14, Rajiv Gandhi Yojana was implemented to improve the housing those who reside in huts. In urban areas also, poor people reside in slums where they are deprived of the basic facilities of drinking water, toilets, and electricity due to fast increasing problems of dwelling in urban areas. From June 25, 2015, for urban poor, Prime Minister Awas Yojana was started. Housing schemes are important for dwelling purpose, but simultaneously they also create employment. अब जैसे कि हाउसिंग स्कीम, अब ये हाउसिंग स्कीम के अकॉर्डिंग दो कंडीशंस पे काम किया गया. एक तो लोगों को घर मिल सके, दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस कर सकें. देखो अब जैसे कि इंडिया में बहुत सारे ऐसे मेजोरिटी ऑफ पीपल हैं जो सेमी स्टेबल या तो टेम्पररी हाउसेस में रहते हैं. कुछ लोग तो रेंट पे रह रहे हैं, यानी ऑब्वियसली उनका टेम्पररी हाउस है. और टेम्पररी हाउस यानी ये भी होता है जैसे कि कुछ लोग हट में यानी ऐसे झोपड़पट्टी में स्लम एरिया में रह रहे हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अ टेम्पररी हाउस. तो ये इनके टेम्पररी हाउस या सेमी स्टेबल में रहते हैं. और इस हाउसिंग स्कीम के ऑब्जेक्ट क्या था कि ईयर 1985-86 में पुअर पीपल्स को प्रॉपर ड्वेलिंग प्लेस मिले. और ये इंदिरा आवास योजना में खास शुरू किया गया उन लोगों के लिए जो बिलो द पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं, जो लोग शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, और जो बिलो द पॉवर्टी लाइन जी रहे हैं. यानी इन शॉर्ट खास इंपॉर्टेंस दिया गया यहाँ पे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और जो बिलो द पॉवर्टी लाइन जीने वाले लोग हैं, उनको इंदिरा आवास योजना के अकॉर्डिंग, इस स्कीम के अकॉर्डिंग प्रॉपर ड्वेलिंग प्लेस मिलना चाहिए, ये ऑब्जेक्ट रखा गया. आफ्टर दैट 2013-14 में राजीव गांधी योजना इम्प्लीमेंट किया, जिसमें जो लोग हट्स में रह रहे हैं यानी झोपड़पट्टी में रह रहे हैं, इन झोपड़ियों में रह रहे हैं छोटी छोटी, वहाँ पे उनको उन हाउसिंग में कुछ इम्प्रूवमेंट करके देना और कहीं और जगह पे उनको फैसिलिटीज़ देना रहने के लिए.
दूसरा, अर्बन एरियाज में भी पुअर पीपल जो स्लम एरिया में रह रहे हैं उनको ड्रिंकिंग वाटर, टॉयलेट एंड इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। तो वहाँ पे भी फंक्शंस करने के लिए यानी वहाँ पे भी जो है एक्टिविटीज़ की गई जैसे कि इनको ड्वेलिंग प्लेस मिल सके। तो यानी एक्चुअली हम देखे जाए तो रूरल में तो ये प्रॉब्लम था ही, बट अर्बन एरियाज में भी ये काफ़ी हद तक प्रॉब्लम देखा था। एक्चुअली ये प्रॉब्लम क्यों होता है, क्योंकि जो रूरल एरिया में रहने वाले लोग होते हैं वो माइग्रेट होकर सिटीज़ में आते हैं, और जैसे कि उनको बेसिक फैसिलिटीज़ ज़्यादा मिलें, कुछ लोग इनकम जनरेट करने के लिए, कुछ लोग अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करने के लिए सिटी एरिया में आते हैं, तो जिसकी वजह से उनके पास रहने के लिए घर नहीं होता है, तो ऑब्वियसली वो स्लम एरिया इंक्रीज़ करते जाते हैं। तो यहाँ पे स्लम एरिया इवन अर्बन एरियाज में बढ़ रहा था। तो ये प्रॉब्लम जो ड्वेलिंग का प्रॉब्लम है वो अर्बन एरियाज में बढ़ रहा था। इसकी वजह से 25 जून 2015 से अर्बन पुअर के लिए भी ये फंक्शन किया गया, जिसमें प्राइम मिनिस्टर आवास योजना स्टार्ट की गई, और इसके अकॉर्डिंग इनकी ड्वेलिंग प्लेसेस को प्रोवाइड किया गया। एंड इनका मेन पर्पस यही था कि एक तो ड्वेलिंग प्लेस मिलना चाहिए हाउसिंग स्कीम के अकॉर्डिंग, और साथ साथ लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए। अब एम्प्लॉयमेंट कैसे मिलेगा, जैसे कि घर बनवाएंगे तो कंस्ट्रक्शन का काम भी होगा घरों को बनाने के लिए, तो वहाँ पे उनको काम मिलेगा। जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होगा वहाँ पे अदर कुछ लोगों को भी काम मिलेगा। तो इस तरीके से साथ साथ एक तो फैसिलिटी हाउसिंग की भी कंप्लीट हो जाएगी, दूसरा एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। नेक्स्ट है सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। As a strategy to reduce poverty in India, various social security schemes were started. For workers of unorganized sector from 9th May 2015, Atal Pension Scheme was started in which monthly pension is paid to people above 60 years. Under the Prime Minister Security Scheme, for people in the age of 18 to 70 years, accident insurance of 2 lakh was opened with a minimum premium of rupees 12. And Jeevan Jyoti scheme was started with a 2 lakh life insurance policy, rupees 330 yearly premium. To safeguard farmers from crop failure, Prime Minister फसल बीमा योजना was also started. अब जो है सोशल सिक्योरिटी भी इम्पोर्टेंट है इन्हीं लोगों के लिए, क्योंकि पॉवर्टी जितना ज़्यादा होता है लोग उतने ही सिक्योर्ड भी नहीं होते हैं। तो उन लोगों के लिए जो पुअर क्लास के लोग हैं उनके लिए ये खास सोशल सिक्योरिटी के भी अरेंजमेंट किए गए हैं। ठीक है, पॉवर्टी को हम रिड्यूस तभी कर सकते हैं क्योंकि उनसे रिलेटेड जो अदर प्रॉब्लम्स हैं उनको भी हम सॉल्व करें। तो जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं उनको 9th मई 2015 में अटल पेंशन स्कीम के अकॉर्डिंग मंथली पेंशन दिया गया। जो लोग जो है जिनकी एज जो है 60 ईयर्स या 60 ईयर्स से अबव है, ठीक है, तो अबव 60 ईयर्स के एज के लोगों के लिए 9th मई 2015 से अटल पेंशन स्कीम जो है उनके लिए स्टार्ट किया गया। एंड आफ्टर दैट प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी स्कीम के अकॉर्डिंग लोग जिनकी एज 18 टू 70 ईयर्स है उनके लिए एक्सीडेंट इंश्योरेंस करवाया गया कि वो एक्सीडेंट इंश्योरेंस करवा सकते हैं, और वो पॉलिसी की जो अमाउंट होगी दैट विल बी 2 लाख रुपीज़, पर उनको जो है मिनिमम प्रीमियम रुपीज़ 12 पे करना पड़ेगा। फिर जीवन ज्योति एक स्कीम एस्टेब्लिश की गई, उसके अकॉर्डिंग उसका प्रीमियम होगा ईयरली 330 रुपीज़, और उनका इंश्योरेंस कवर किया जाएगा अप टू 2 लाख। तो इस तरीके से क्रॉप फेल्योर जो है बहुत बार होता है कि प्रोडक्शन फेल हो जाता है, तो उन फार्मर्स को सेव करने के लिए भी प्राइम मिनिस्टर फसल बीमा योजना स्टार्ट की गई। तो इस तरीके से हमने देखा ये सोशल सिक्योरिटी दी जा रही है, इनके लोगों को इंश्योरेंस करवा के, पेंशन दे के, फार्मर्स की प्रोडक्शन की इंश्योरेंस करवा के उनको सोशल सिक्योरिटी दी जा रही है। तो इस सोशल सिक्योरिटी के अकॉर्डिंग सिक्योरिटी को ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया गया जो बिलो द पॉवर्टी लाइन जी रहे हैं लोग। Next is Jan Dhan Yojana. Through financial inclusion to hit the root of poverty, an ambitious scheme Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana was introduced. This scheme began on 28th August 2014, and on the very first day of this scheme, 1.5 crore accounts were opened. Till 8th January, the number increased to 12.58 crore, where investment rupees 10,000
10,590 crores was generated। तो यहाँ पे जनधन योजना जो है, जो पॉवर्टी स्ट्राइकन पीपल हैं उसमें उन लोगों को जो है उन लोगों का अकाउंट जो है बैंक अकाउंट होना चाहिए। इसीलिए इस स्कीम के अकॉर्डिंग प्रधानमंत्री जन धन योजना को स्टार्ट किया गया। इस स्कीम को जो है 28 अगस्त 2014 को स्टार्ट किया गया, और जो पुअर पीपल थे उनके अकाउंट जो है बैंक अकाउंट ओपन किए गए, जिसमें इस स्कीम के पहले दिन पे ही 1.5 करोड़ अकाउंट जो है लोगों ने ओपन करवाए, और टिल 8 जनवरी तक जो है ये अकाउंट्स का नंबर इंक्रीज होके 12.58 करोड़ हो गए, और जिनमें इन्वेस्टमेंट जो है 10,590 करोड़ हो गया। फीचर्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ जनधन योजना। अभी जनधन योजना का मेन फीचर क्या है? With the objective of increasing banking facility as per capita and reduction in regional inequalities, this yojana was started, and the main purpose was that subsidy given to poor families by government should directly go to their bank accounts. The main feature of this scheme is that the bank account is opened with a zero balance, and after 5 months of an opening account, an overdraft of 5,000 is available. Under this scheme, those who opened account before 26 January 2015 have also benefited with a life insurance policy. Prime Minister Jan Dhan Yojana is prominently a scheme for overall financial inclusion. On the other hand, it hits directly on the poverty by providing microfinance and banking facilities. अब इस जनधन योजना को शुरू क्यों किया गया, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? उसका ऑब्जेक्टिव था, एक तो पर कैपिटा बैंकिंग फैसिलिटीज इंक्रीज होनी चाहिए, दूसरा जो रीजनल इनइक्वालिटीज़ है उसको रिड्यूस करने के लिए इस योजना का मेन पर्पस था कि जो पुअर फैमिलीज़ को गवर्नमेंट के थ्रू सब्सिडी दी जाती है किसी भी वे में, वो उनके डायरेक्ट उनके अकाउंट में जाना चाहिए, क्योंकि कई बार जो है वो अमाउंट नहीं पहुंच पाती है, तो इसलिए डायरेक्ट उन लोगों को पहुंचे, उनके अकाउंट्स में पहुंच सके, इसीलिए जनधन योजना को स्टार्ट किया गया। और इसका मेन फीचर क्या था? इसका मेन फीचर था कि विथ द ज़ीरो बैलेंस, यानी अकाउंट में अगर ज़ीरो बैलेंस है तो भी ये अकाउंट को ओपन किया जा सकता है। यानी यहाँ पे मिनिमम बैलेंस नहीं रखा गया था कि एटलीस्ट 2,000 या 4,000 भरनी है, ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि आप जनरली आप अकाउंट ओपन कराओ तो पर्टिकुलर एक मिनिमम बैलेंस होता है। बट अब जो है इस योजना के अकॉर्डिंग बैंक अकाउंट जो है ओपन हो सकता है विथ ज़ीरो बैलेंस, और 5 मंथ्स अकाउंट को समझो हमने खोल दिया, ओपन कर दिया, तो 5 मंथ्स के बाद उन लोगों को ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी भी बैंक में से मिलती है, और वो कितने की? 5,000 की। यानी जो पुअर पीपल है उनके लिए ऑब्वियसली ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिल रही है कि 5,000 वो विड्रॉ कर सकते हैं, एनी टाइम अमाउंट को वो यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, इस स्कीम के अकॉर्डिंग जो लोग जिन्होंने 26 जनवरी 2015 से पहले जो अकाउंट ओपन करवाया था, यानी जब इसकी शुरुआत हुई, इसकी शुरुआत हमने देखो अगस्त को हुई थी, यानी अगस्त में हुई थी 28 अगस्त। तो 28 अगस्त से 26 जनवरी के बीच में जिन लोगों ने अपना अकाउंट ओपन करवा लिया था उनको बेनिफिट्स दिए गए थे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के भी। तो इस योजना के अकॉर्डिंग, जनधन योजना के अकॉर्डिंग जो मेन फाइनेंशियल इंक्लूजन है वो किया गया, और दूसरे साइड जो माइक्रो फाइनेंसिंग एंड जो बैंकिंग फैसिलिटीज़ है वो उन पुअर पीपल तक भी डायरेक्टली पहुंच सके, ये खास स्कीम रखी गई थी। तो यहाँ पे इन शॉर्ट हमने ये देखा कि पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज़ करने के लिए उनको क्या क्या बेसिक फैसिलिटीज साथ साथ में देनी चाहिए कि जैसे हम पॉवर्टी को रिड्यूस कर सकें। तो ये सारी स्कीम्स के अकॉर्डिंग इन पुअर क्लासेस लोग जो बिलो द पॉवर्टी लाइन जी रहे हैं उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दिया गया, जैसे कि उनका पॉवर्टी लेवल डिक्रीज हो सके। तो इन शॉर्ट यहाँ पे हमें पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है इस पूरे चैप्टर में। यहाँ पे हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।